उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। नमस्कार, आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर डायरी का आज का नया संस्करण। आपके साथ मैं हूँ वैष्णवी। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से जुड़ी विकास की नई पहल, बदलती तस्वीर, संस्कृति, परंपरा और उन लोगों की कहानियाँ जो अपने काम और जज्बे से समाज में बदलाव ला रहे हैं। इन्हीं पहलुओं को सामने लाता है हमारा आज का कार्यक्रम। आज की यात्रा में सबसे पहले चलेंगे असम, फिर त्रिपुरा और मिजोरम होते हुए पहुँचेंगे मणिपुर। इन राज्यों से जुड़ी कुछ खास और मानवीय कहानियाँ आपके सामने होंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की पूर्वोत्तर डायरी। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं असम से। राज्य में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच सड़क संपर्क को और बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल की गई है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर बेहाटा चारियाली गुवाहाटी के पास से तेजपुर तक 135.87 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर के विकास को मंजूरी दी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 8,970 करोड़ रुपए से अधिक है। इस कॉरिडोर का उद्देश्य केवल 2 शहरों के बीच आवागमन को आसान बनाना नहीं है, बल्कि असम के आर्थिक, पर्यटन और लॉजिस्टिक्स से जुड़े केंद्रों को बेहतर सड़क संपर्क देना भी है। परियोजना में कई बाईपास, पुल और अंडरपास का प्रावधान है, जिससे आबादी वाले इलाकों में यातायात का दबाव कम करने में मदद मिलेगी। बेहतर सड़क संपर्क का सीधा असर यात्रियों के साथ साथ सामान की आवाजाही, स्थानीय कारोबार और पर्यटन पर भी पड़ सकता है। असम के चाय उद्योग और दूसरे व्यापारिक क्षेत्रों के लिए तेज और सुगम परिवहन व्यवस्था महत्वपूर्ण है। गुवाहाटी और तेजपुर के बीच बनने वाला ये नया कॉरिडोर असम की कनेक्टिविटी और आने वाले समय में इसके आर्थिक महत्व को किस तरह बदल सकता है, इसी पर आधारित हमारी खास रिपोर्ट सुनिए। गुवाहाटी के पास बहेटा चरियाली से तेजपुर तक बनने वाला ये एक्सेस कंट्रोल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 15 का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। सरकार के अनुसार इससे औसत यात्री गति करीब दोगुनी हो सकती है और सफर का समय लगभग आधा होने की उम्मीद है। इससे ईंधन की खपत और वाहनों की संचालन की लागत में भी कमी आ सकती है। इस प्रोजेक्ट में 5 बड़े बाईपास बनाए जाएंगे, जिनकी कुल लंबाई करीब 58.7 किलोमीटर होगी। ये बाईपास बहेटा चरियाली, सिपाझार, खारूपेटिया, ढिकियाजोली और तेजपुर जैसे क्षेत्रों से गुजरने वाले यातायात का दबाव कम करेंगे। इससे स्थानीय लोगों के लिए आवाजाही आसान और सड़क सुरक्षा बेहतर होने की उम्मीद है। इस सड़क का सीधा फायदा असम के चाय कारोबार को भी मिल सकता है। बेहतर और ज्यादा भरोसेमंद कनेक्टिविटी से चाय बगानों, प्रोसेसिंग यूनिट, व्यापार केंद्रों और बाजारों के बीच सामान की आवाजाही आसान होगी। गुवाहाटी पहले से ही क्षेत्र के चाय कारोबार का एक प्रमुख केंद्र है। पर्यटन के लिहाज से भी ये कॉरिडोर महत्वपूर्ण है। इससे कामाख्या मंदिर, काजीरंगा और ओरंग नेशनल पार्क जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच बेहतर होगी। इससे गुवाहाटी, तेजपुर और उत्तर असम के बीच पर्यटन सर्किट को बढ़ावा मिलने की संभावना है। प्रोजेक्ट में 15 बड़े पुल, 30 छोटे पुल, 19 फ्लाईओवर, 46 अंडरपास और करीब 210 किलोमीटर तक की सर्विस रोड शामिल है। तेजपुर बाईपास में हाथियों की आवाजाही के लिए अंडरपास भी बनाया जाएगा। इसके अलावा वहां 4.9 किलोमीटर की आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा भी विकसित की जाएगी। यह कॉरिडोर आगे चलकर अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर और पीसा घाट की कनेक्टिविटी को भी मजबूत करने में मदद करेगा। साथ ही रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और जलमार्ग जैसे रसद केंद्रों से भी बेहतर जुड़ाव मिलेगा। यानी गुवाहाटी तेजपुर कॉरिडोर सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि असम में तेज आवाजाही, मजबूत व्यापार और पर्यटन विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं शिवांग मिश्रा। श्रोताओं, अब बात त्रिपुरा की, जहां अंतरिक्ष तकनीक का इस्तेमाल प्रशासन और विकास से जुड़े कामों में लगातार बढ़ रहा है। आज 23 अगस्त है और देश राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। ये अवसर हमें ये समझने का मौका भी देता है कि अंतरिक्ष से जुड़ी तकनीकें अब केवल अंतरिक्ष अनुसंधान तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर आम लोगों से जुड़े कामों में भी उपयोगी साबित हो रही है। त्रिपुरा में रिमोट सेंसिंग, GIS और दूसरे अंतरिक्ष आधारित तकनीकों का इस्तेमाल प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी, भूमि उपयोग में बदलाव को समझने, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण से जुड़े कार्यों में किया
किया जा रहा है। राज्य की योजनाओं में अंतरिक्ष तकनीक के माध्यम से कृषि, वन और प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी से जुड़े प्रयासों का भी उल्लेख है। आपदा की स्थिति में किसी इलाके की जानकारी जल्दी जुटाना हो, किसी क्षेत्र में बदलाव की निगरानी करनी हो या प्राकृतिक संसाधनों का आकलन करना हो, सैटेलाइट से मिलने वाली जानकारी प्रशासन के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। इसके साथ ही अंतरिक्ष विज्ञान और इससे जुड़ी तकनीकों में युवाओं के लिए अध्ययन, शोध और रोजगार के नए अवसर भी सामने आ रहे हैं। त्रिपुरा में अंतरिक्ष तकनीक किस तरह विकास और प्रशासन के काम को नई दिशा दे रही है और युवाओं के लिए इस क्षेत्र में क्या संभावना है? मौसम की जानकारी, आपदा प्रबंधन, खेती, संचार, नेविगेशन और पर्यावरण की निगरानी, इन सभी क्षेत्रों में अंतरिक्ष तकनीक की भूमिका लगातार बढ़ रही है। पूर्वोत्तर के लिए नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर NESAC यानी नेसैक का खास योगदान है। मेघालय के उमियम में स्थित नेसैक भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत काम करता है और पूर्वोत्तर के विकास के लिए अंतरिक्ष आधारित तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है। त्रिपुरा में भी सैटेलाइट से मिलने वाली जानकारी और रिमोट सेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल खेती, वन प्रबंधन, आपदा की तैयारी और प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी में किया जा रहा है। ड्रोन और सैटेलाइट डेटा जैसी नई तकनीकों के बढ़ते इस्तेमाल से विकास और प्रशासन के क्षेत्र में नई संभावनाएं भी सामने आ रही हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस युवाओं को विज्ञान के लिए प्रेरित करने का भी अवसर है। आज छात्रों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान कोई दूर की चीज नहीं रह गई है। चंद्रमा, मंगल और सूर्य के मिशनों में भारत की सफलता ने अंतरिक्ष अनुसंधान में नए अवसरों के रास्ते खोले हैं। वैज्ञानिक और विशेषज्ञ छात्रों को जिज्ञासु बनने, सवाल पूछने और विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित यानी STEM के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर भी खास बल दिया जा रहा है। इसरो रोबोटिक्स चैलेंज 2026 के जरिए छात्रों को भविष्य में ग्रहों की खोज में काम आने वाली तकनीकों पर काम करने का मौका मिला है। इसके विजेताओं की घोषणा 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह के दौरान की जाएगी। नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर पूर्वोत्तर के छात्रों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। पिछले साल त्रिपुरा में हुए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कार्यक्रम में स्कूल और कॉलेज के छात्रों ने क्विज, व्याख्यान और प्रदर्शनी जैसी कई गतिविधियों में हिस्सा लिया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि अंतरिक्ष अनुसंधान का भविष्य सिर्फ आधुनिक तकनीक पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि ऐसे युवाओं पर भी निर्भर करेगा जो सीखने, प्रयोग करने और नई खोज करने के लिए तैयार हो। भारत अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में छात्रों और युवा शोधकर्ताओं की भूमिका आने वाले समय में और महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस इसलिए अतीत की उपलब्धियों का जश्न, वर्तमान की प्रगति की पहचान और भविष्य की दिशा तय करने का अवसर है। चंद्रयान से गगनयान तक, सैटेलाइट तकनीक से लेकर नई पीढ़ी की अंतरिक्ष तकनीकों तक भारत का अंतरिक्ष सफर लगातार आगे बढ़ रहा है और 23 अगस्त को जब देश राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएगा तो अगली पीढ़ी के लिए संदेश साफ है। आसमान की ओर देखिए, सवाल पूछिए, बड़े सपने देखिए और उन सपनों को विज्ञान की नई संभावनाओं में बदलिए। श्रोताओं, अब आपको ले चलते हैं मिजोरम। आइजोल के पास लेंगपुई एयरपोर्ट। यहाँ आने जाने वाले यात्रियों की भीड़ के बीच कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी यात्रा खुशी की नहीं बल्कि मजबूरी और दुख से जुड़ी होती है। इसी माहौल में एक व्यक्ति लंबे समय से अपनी जिम्मेदारी को सिर्फ ड्यूटी के तौर पर नहीं बल्कि इंसानियत की सेवा के रूप में निभा रहे हैं। लेंगपुई एयरपोर्ट के चैपलिन मेजर के बियाकथुआमा पिछले साल अक्टूबर से एयरपोर्ट पर आने वाले शवों को सम्मान के साथ रिसीव करने और दुख की घड़ी में परिवारों को सहारा देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने सैकड़ों शवों को सम्मान पूर्वक रिसीव किया है। इतना ही नहीं, इलाज के लिए मिजोरम से बाहर जाने वाले मरीजों के लिए भी वे प्रार्थना करते हैं। एयरपोर्ट जैसे स्थान पर जहां हर दिन अलग अलग भावनाओं से गुजरते लोग मिलते हैं, उनकी ये भूमिका संवेदना और मानवीय जिम्मेदारी की एक अलग तस्वीर पेश करती है। दूसरों के दुख में उनके साथ खड़े रहने की ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी की कहानी नहीं है, बल्कि ये बताती है कि कठिन समय में एक छोटी सी मानवीय पहल भी किसी परिवार के लिए कितनी बड़ी मदद बन सकती है। लेंगपोई एयरपोर्ट पर मेजर के बियाकथुआमा किस तरह ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं और उनके काम से जुड़े अनुभव क्या है, सुनिए हमारी खास मानवीय रिपोर्ट।
आइजोल के पास लेंगपुई एयरपोर्ट के चैपलिन मेजर के बियाकथुआमा ने पिछले साल अक्टूबर में सेवा शुरू करने के बाद से एयरपोर्ट के जरिए लाए गए करीब 383 शवों को सम्मान के साथ रिसीव किया है। इसके अलावा इलाज के लिए मिजोरम से बाहर जाने वाले मरीजों के लिए भी वे नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं। आइजैक लेंगपुई एयरपोर्ट के चैपलिन मेजर के बियाकथुआमा के मुताबिक बड़ी संख्या में शव देश के अलग अलग हिस्सों के अस्पतालों से मिजोरम के रास्ते मणिपुर लाए गए हैं। उन्होंने बताया कि कई शव मणिपुर से लाए गए थे और एयरपोर्ट पर उन्हें विधिवत रिसीव किया गया। कई बार शव लेने के लिए परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं होता। ऐसे मामलों में शव को कपड़े से ढककर फूलों से सजाया जाता है और सम्मान दिया जाता है। 3 मई 2023 को मणिपुर में जातीय हिंसा शुरू होने के बाद से कुकी जो समुदाय के शवों को इम्फाल एयरपोर्ट ले जाना सुरक्षित नहीं रहा। इसलिए शवों को मिजोरम के लेंगपुई एयरपोर्ट के रास्ते मणिपुर के पहाड़ी जिलों तक पहुंचाया जाता है। वहां से उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए चुराचांदपुर या सड़क मार्ग से दूसरी पहाड़ी इलाकों में भेजा जाता है। मेजर बियाकथुआमा ने बताया कि हर महीने करीब 200 मरीज इलाज के लिए मिजोरम से बाहर जाते हैं। एयरपोर्ट पर इन मरीजों के लिए और शव लेने आने वाले परिवारों के लिए भी प्रार्थना की जाती है। इसमें धर्म या चर्च की मान्यता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। मिजोरम सरकार ने 1998 के आखिर में लेंगपुई एयरपोर्ट शुरू होने के बाद से वहां चैपलिन की सेवा की जिम्मेदारी साल्वेशन आर्मी को दी है। इसके तहत शवों को सम्मान के साथ रिसीव करने और इलाज के लिए बाहर जाने वाले मरीजों के लिए प्रार्थना करने की व्यवस्था है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए विशाल शर्मा। पूर्वोत्तर डायरी। श्रोताओं, अब रुक करते हैं मणिपुर का, जहां भाषा और संस्कृति से जुड़ी एक महत्वपूर्ण तारीख हाल ही में मनाई गई। 20 अगस्त को मणिपुरी भाषा दिवस मनाया गया। ये दिन 20 अगस्त 1992 की उस ऐतिहासिक उपलब्धि की याद दिलाता है जब मणिपुरी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। वर्ष 2026 में इस अवसर का 35वां आयोजन हुआ। मणिपुरी भाषा का इतिहास केवल एक भाषा के विकास की कहानी नहीं है, ये मणिपुर की साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। भाषा के साथ इसकी अपनी लिपि, साहित्य, लोक परंपराएं और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां भी जुड़ी हैं। भाषा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने पर बल दिया गया। ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी भाषा से जोड़ने और उसके संरक्षण के प्रति जागरूक करने का भी माध्यम बनते हैं। आज जब डिजिटल माध्यमों में भाषाओं के इस्तेमाल का दायरा तेजी से बढ़ रहा है, तब किसी भाषा को जीवंत बनाए रखने में नई पीढ़ी की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मणिपुरी भाषा की इस ऐतिहासिक यात्रा, इसके साहित्य और इसके सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ बदलते दौर में इसे आगे बढ़ाने की कोशिशों पर आधारित हमारी खास रिपोर्ट सुनिए। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में मणिपुरी भाषा को शामिल किए जाने की ऐतिहासिक उपलब्धि के याद में राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इम्फाल स्थित जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकादमी यानी JNMDA में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस वर्ष कार्यक्रम की थीम रही शांति, एकता और अखंडता के लिए राज्य गीत सना लैबक मणिपुर। समारोह का आयोजन मणिपुर भाषा दिवस राज्य स्तरीय समारोह समिति ने JNMDA के सहयोग से किया। कार्यक्रम में राज्य के गृह मंत्री गोविंदास कौंथोजम मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि किसी समाज की पहचान, संस्कृति, इतिहास और सभ्यता की महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है। उन्होंने मणिपुर की भाषाई विरासत को संरक्षित करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर काम करने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि भाषा में किसी समुदाय का इतिहास, ज्ञान, परंपराएं और सामूहिक स्मृतियां सुरक्षित रहती हैं। इस अवसर पर मणिपुरी भाषा और संस्कृति के संरक्षण में साहित्यकारों, शिक्षाविदों, सांस्कृतिक संगठनों और समुदायों की भूमिका पर भी जोर दिया गया।
कार्यक्रम में राज्य गीत सना लेबेक मणिपुर के रचयिता और प्रसिद्ध कलाकार अरिबाम श्याम शर्मा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मणिपुर भाषा को 20 अगस्त 1992 को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इसी ऐतिहासिक दिन की स्मृति में हर साल मणिपुरी भाषा दिवस मनाया जाता है। भाषा दिवस के अवसर पर मणिपुरी भाषा और साहित्य की समृद्ध परंपरा को याद करने के साथ साथ इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की जरूरत पर भी चर्चा हुई। गृह मंत्री गोविंदास कौंथोजम ने कहा कि सरकार मणिपुर भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिलाने की दिशा में भी प्रयास करेगी और अगले साल के भाषा दिवस से पहले इस दिशा में आगे बढ़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह 35वां मणिपुर भाषा दिवस सिर्फ एक ऐतिहासिक उपलब्धि को याद करने का अवसर नहीं रहा, बल्कि मणिपुर की भाषाई और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के संकल्प के रूप में भी सामने आया। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं जया भारती। श्रोता, मणिपुर की पहचान उसकी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के साथ साथ खेल प्रतिभाओं के लिए भी रही है। अब आपको खेल के मैदान से मणिपुर की एक और खास उपलब्धि के बारे में बताते हैं। मणिपुर के चनम्बम ऋषिकांता सिंह ने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में रजत पदक जीतकर देश और राज्य का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता के स्नैच वर्ग में उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों का नया रिकॉर्ड भी बनाया। उनकी ये कामयाबी केवल पदक तक सीमित नहीं है, ये उस मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास की कहानी भी है जो किसी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाता है। मणिपुर की इस होनहार भारोत्तोलक की खेल यात्रा, राष्ट्रमंडल खेलों में उनके प्रदर्शन और इस शानदार उपलब्धि से जुड़ी कहानी पर आधारित हमारी रिपोर्ट सुनिए। चनम्बम ऋषिकांता सिंह ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में देश का नाम रोशन किया। 5 जुलाई 1998 को जन्मे ऋषिकांता ने कम उम्र में ही खेल की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत में उनकी दिलचस्पी बॉक्सिंग में थी, लेकिन इम्फाल की नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी में ट्रायल के दौरान उनका चयन वेट लिफ्टिंग के लिए हुआ। ऋषिकांता का सफर आसान नहीं रहा। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उनके पिता बस और ट्रक चलाकर परिवार का खर्च चलाते थे, जबकि उनकी मां खेतों में मजदूरी करती थी। ऋषिकांता ने कई परेशानियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने वेट लिफ्टिंग का सपना नहीं छोड़ा। एक समय ऐसा भी आया जब आर्थिक परेशानियों के कारण उन्होंने खेल छोड़ दिया था, लेकिन मणिपुर के वेट लिफ्टिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में दोबारा मौका मिलने के बाद उनका करियर फिर पटरी पर आ गया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई उपलब्धियां हासिल की। 2022 में उन्होंने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में 55 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 2025 में 60 किलोग्राम वर्ग में राष्ट्रमंडल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने ग्लासगो के लिए अपनी जगह पक्की की। और फिर आया 26 जुलाई 2026 का दिन। ग्लासगो में ऋषिकांता ने 60 किलोग्राम वर्ग में 264 किलोग्राम का कुल वजन उठाकर रजत पदक जीता। स्नैच में 121 किलोग्राम उठाकर उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों का रिकॉर्ड भी बनाया। इस उपलब्धि के साथ वह राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले मणिपुर के पहले पुरुष वेटलिफ्टर बन गए। ऋषिकांता की कहानी बताती है कि मुश्किल हालात सपनों का रास्ता रोक सकते हैं, लेकिन अगर हौसला मजबूत हो तो मंजिल हासिल की जा सकती है। मणिपुर के इस बेटे की कहानी पूर्वोत्तर के हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाना चाहता है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं नेहा गोस्वामी। श्रोताओं, अब हम आपको अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर से रूबरू कराते हैं। नामसाई में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2026 समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने हिस्सा लिया। इस दौरान अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक के जरिए अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के विकास की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। आइए जानते हैं इस खास आयोजन और स्पेस एप्लीकेशंस के महत्व के बारे में।
अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौन्ना मेन ने नामसाई में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2026 समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया। अरुणाचल प्रदेश स्पेस एप्लीकेशन सेंटर और नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में छात्र, वैज्ञानिक, अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का उत्सव मनाने के साथ ही अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के विकास में स्पेस एप्लीकेशंस की बढ़ती प्रासंगिकता को रेखांकित करना था। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम मुख्य रूप से अन्वेषण पर केंद्रित प्रयास के विकसित होकर राष्ट्र निर्माण और नागरिकों के जीवन में सुधार का एक शक्तिशाली माध्यम बन गया है। उन्होंने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के लिए स्पेस एप्लीकेशन का महत्व विशेष रूप से अधिक है, क्योंकि राज्य का विशाल भौगोलिक क्षेत्र, कठिन भूभाग, समृद्ध प्राकृतिक संसाधन और भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता है। इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित अत्याधुनिक विज्ञान केंद्र श्रेणी 2 और 10 मीटर डोम डिजिटल तारामंडल श्रेणी 2 के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। ये सुविधा भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की विज्ञान संस्कृति संवर्धन योजना के तहत विकसित की जा रही है। उन्होंने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में हो रही तरक्की से फायदा उठाने की बहुत संभावना है। राज्य को राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मिलकर काम करना जारी रखना चाहिए और समावेशी व टिकाऊ विकास के लिए टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। श्री मैंने कहा है कि शिक्षा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में निवेश करने से विकसित अरुणाचल प्रदेश की दिशा में राज्य की प्रगति और मजबूत होगी। साथ ही इससे विकसित भारत 2047 के बड़े राष्ट्रीय विजन में भी योगदान मिलेगा। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी ईटानगर से मैं मनोज कुमार शर्मा। श्रोताओं, अब हम आपको पूर्वोत्तर भारत की एक खास पहचान एरी रेशम के बारे में बताते हैं। मेघालय और असम के कुछ हिस्सों में बड़ी संख्या में एरी रेशम का उत्पादन किया जाता है। अपनी कोमलता, अहिंसा और संवेदनशीलता के लिए पहचाने जाने वाला ये रेशम पूर्वोत्तर के हजारों परिवारों की आजीविका का अहम जरिया है और खास तौर पर महिलाओं के सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आइए जानते हैं पूर्वोत्तर की अर्थव्यवस्था और शिल्प परंपरा से जुड़े एरी रेशम के बारे में विस्तार से। मेघालय के पारंपरिक एरी सिल्क आज अपनी कोमलता, टिकाऊपन और अहिंसा की विशेष पहचान के कारण देश विदेश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यह केवल एक वस्त्र नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति संवेदनशील सोच और पारंपरिक ज्ञान का प्रतीक बनकर उभरा है। पूर्वोत्तर भारत, खासकर मेघालय और असम में तैयार होने वाला यह रेशम अपनी अनोखी उत्पादन प्रक्रिया और उपयोगिता के कारण अन्य रेशमों से अलग स्थान रखता है। एरी सिल्क को पीस सिल्क या अहिंसा रेशम भी कहा जाता है। इसका कारण इसकी उत्पादन विधि है, जो इस दुनिया के अन्य रेशमों से अलग बनाती है। सामान्यतः शहतूत या मुगा रेशम में कोकून को उबालकर धागा निकाला जाता है, जिससे रेशम के कीड़े की मृत्यु हो जाती है। लेकिन एरी सिल्क में सामिया रसीनी नामक कीड़ा पहले तितली के रूप में कोकून से बाहर निकलता है और उसके बाद खाली कोकून से धागा तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया में किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचता, इसलिए यह रेशम शाकाहारी और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील लोगों के बीच खास पसंद बनता जा रहा है। मेघालय के री भोई जिले और उमड़ेन दिवोन क्षेत्र को एरी सिल्क उत्पादन का प्रमुख केंद्र माना जाता है। उमड़ेन दिवोन को देश का पहला एरी सिल्क विलेज घोषित किया जा चुका है। यह बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवार इस उद्योग से जुड़े हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य में लगभग 25,000 से अधिक परिवार एरी सिल्क उत्पादन और बुनाई से जुड़े हैं, जिनमें 90% से अधिक महिलाएं हैं। इस तरह यह उद्योग न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है, बल्कि महिला सशक्तिकरण का भी एक प्रभावी माध्यम बन गया है। एरी सिल्क की एक खास विशेषता इसकी थर्मो रेगुलेटरी प्रकृति है। यह कपड़ा मौसम के अनुसार शरीर को संतुलित तापमान प्रदान करता है। सर्दियों में यह शरीर की गर्मी को बनाए रखता है, जबकि गर्मियों में हवा के प्रवाह को आसान बनाकर ठंडक का एहसास देता है। इसकी बनावट में हल्की ऊनी गर्माहट भी होती है, जिसके कारण इसे कई बार असमिया ऊन के नाम से भी जाना जाता है। यही गुण इसे साल भर पहनने योग्य बनाते हैं और इसे दैनिक उपयोग के लिए भी उपयुक्त बनाते हैं। इस रेशम की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है
प्राकृतिक रंगों का उपयोग। एरिसिल्क के कपड़ों को रंगने के लिए स्थानीय और जैविक स्रोतों से प्राप्त रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पीले रंग के लिए हल्दी, लाल के लिए लैक और नीले या गहरे रंगों के लिए नील का प्रयोग किया जाता है। इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता और कपड़े की गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहती है। प्राकृतिक रंगों के कारण यह वस्त्र त्वचा के लिए भी सुरक्षित माना जाता है। हाल के वर्षों में एरिसिल्क को मिला जीआई टैग इसकी पहचान को और मजबूत करता है। यह टैग इस बात की पुष्टि करता है कि यह उत्पाद अपने मूल क्षेत्र और पारंपरिक तकनीक से ही तैयार किया गया है। जीआई टैग मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, खासकर जापान और यूरोपीय देशों में इसकी मांग तेजी से बढ़ी है। इन देशों में ऐसे उत्पादों को अधिक महत्व दिया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल हो और जिनका उत्पादन नैतिक तरीके से किया गया हो। आर्थिक दृष्टि से भी एरिसिल्क उद्योग लगातार आगे बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में इसके उत्पादन और निर्यात में वृद्धि देखी गई है। बुनकरों को अब सीधे बाजार से जुड़ने का अवसर मिल रहा है, जिससे उनकी आय में सुधार हो रहा है। कई क्षेत्रों में बुनकरों की आय में 30 से 40% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह बदलाव ग्रामीण स्तर को बेहतर बनाने में मदद कर रहा है। सरकार भी इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। केंद्र और राज्य सरकार की पहल पर कारीगरों को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स और नए डिजाइन के माध्यम से एरिसिल्क को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियान भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिससे स्थानीय उत्पादों को भी नई पहचान मिल रही है। एरिसिल्क काफी उपयोगी और टिकाऊ है। इसे घर पर ही हल्के ठंडे पानी और माइल्ड डिटर्जेंट से आसानी से धोया जा सकता है। समय के साथ इसकी बनावट और अधिक मुलायम होती जाती है, जिससे इसकी उपयोगिता लंबे समय तक बनी रहती है। यह गुण इसे रोजमर्रा के उपयोग के लिए भी एक बेहतर विकल्प बनाता है। पारंपरिक तकनीकों और आधुनिक प्रयासों के मेल से यह उद्योग लगातार आगे बढ़ रहा है और पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान दिला रहा है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं करिश्मा राय। तो श्रोताओं, ये थी आज की पूर्वोत्तर डायरी। पूर्वोत्तर की पहचान उसकी विविधता में है और यहाँ की बदलती तस्वीर विकास के साथ साथ लोगों की मेहनत, परंपरा और प्रतिभा की भी कहानी कहती है। इसी के साथ आज की पूर्वोत्तर डायरी में बस इतना ही। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं airnsdtalks@gmail.com पर। फिर मिलेंगे पूर्वोत्तर की एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार। कार्यक्रम के संपादक हैं कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक हैं दानिश जैदी। Better
उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।